कंसिडर द फॉलोइंग ईआर डायग्राम। तो यहाँ पे एक ईआर डायग्राम गिवन है जिसमें एंटिटी है आपके एम एन पी और R1 और R2 आपके दो रिलेशनशिप है। तो यहाँ पे बताना आपको मिनिमम नंबर ऑफ टेबल नीडेड टू रिप्रेजेंट दिस रिलेशन। तो अगर जनरल वे से बात करें तो हर एंटिटी के लिए एक टेबल चाहिए, मतलब एम के लिए एक टेबल होगी आपकी, पी के लिए एक टेबल और एक एन के लिए एक टेबल, और एक टेबल आपकी R1 के लिए बनेगी और एक R2 के लिए। तो इस तरह से अगर देखें तो जनरल वे से आपकी 5 टेबल चाहिए इस रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करने के लिए। बट हमें यहाँ पे मिनिमम नंबर ऑफ टेबल बतानी है, तो इसका मतलब हमें रिड्यूस करनी होगी। अगर हम इसको रिड्यूस कर सकते हैं तो मिनिमम बतानी है। वैसे यहाँ पे आंसर आपका 5 भी मिलेगा, ठीक है, लेकिन हमें रिड्यूस आंसर बताने की रिड्यूस करने के बाद नंबर ऑफ टेबल कितनी आएगी। तो देखो रिड्यूस करने के लिए यहाँ पे हमें चेक करना होगा जो रिलेशनशिप है वो है आपका R1 और R2। अब ये मेनी टू मेनी है या वन टू मेनी है या मेनी टू वन है। तो पहले R1 की बात करें तो ये है आपका मेनी टू वन। अब M के अंदर आपकी जो प्राइमरी की है वो है M1, ये आपकी प्राइमरी की है, और P वाले में आपकी प्राइमरी की है P1। अब R1 में अगर बात करें कि R1 में क्या एट्रीब्यूट आएंगे, क्योंकि ये रिलेशनशिप बता रहे हैं बिटवीन M और P, तो R1 में आपके जो एट्रीब्यूट आते हैं, मैंडेटरी एट्रीब्यूट जो होते हैं वो आते हैं आपके दोनों एंटिटी की प्राइमरी की, मतलब कि M1 आएगा और P1 आएगा। अब इस R1 वाली टेबल में M1 और P1 दोनों आए, बट ये M1 आपकी फॉरेन की तरह काम कर रही है यहाँ पे, और P1 आपकी फॉरेन की तरह काम करेगी। बट इस R1 में अब प्राइमरी की कौन सी होगी, कि M1 होगी कि P1 होगी या कंपोजिट होगी। तो इसको चेक करने के लिए आपको चेक करना होगा कि आपका जो रिलेशन है वो वन टू मेनी है या मेनी टू वन है या मेनी टू मेनी है। तो यहाँ पे जो रिलेशनशिप है वो मेनी टू वन है। अब मेनी कौन सी साइड है, मेनी आपका M वाली एंटिटी साइड है। तो इसका मतलब इसमें जो प्राइमरी की होगी वो M वाले एंटिटी की होगी, मतलब कि M1। तो यहाँ पे प्राइमरी की बन जाएगी अब M1। जब प्राइमरी की दोनों में सेम है, इसमें भी M1 और इसमें भी M1 है, तो इसका मतलब अब हम इसको मर्ज कर सकते हैं। मतलब R1 जो है ये मर्ज किसके साथ हो गया, M वाली एंटिटी के साथ में मर्ज हो जाएगा। अब यहाँ पे दो टेबल नहीं चाहिए हमें, पहले हमें M के लिए एक टेबल चाहिए थी और एक R1 के लिए, हमने दोनों को रिड्यूस करके एक टेबल में कन्वर्ट कर दिया, तो ये आपने मर्ज कर दिया, इसके लिए एक टेबल बन गई आपकी। अब R2 रिलेशन की बात करते हैं, तो यहाँ पे वैसे भी ये वीक एंटिटी सेट दिखाया गया डबल आपके रेक्टेंगल में, तो ये आपका वीक एंटिटी सेट होता है। तो वीक एंटिटी सेट जो होता है इसके में ये डिपेंडेंट होता है फुल्ली ऑन स्ट्रॉन्ग एंटिटी। तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एंटिटी आपका P है, ये स्ट्रॉन्ग एंटिटी सेट है आपका, तो ये फुल्ली डिपेंडेंट हो गया ना इस पे। जो रिलेशनशिप है वो भी आपका वीक है यहाँ पे। तो इसका मतलब अब R2 में अगर बात करें हम यहाँ पे सेम चीज की कि R2 में प्राइमरी की क्या हो सकती है, तो पहले बात करते हैं R2 में एट्रीब्यूट क्या क्या आएंगे। तो दोनों की प्राइमरी की, एक P1 आ गया और एक N1, बट N1 जो है ये पार्शियल की है यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि ये वीक एंटिटी सेट है। तो अब इस केस में आपकी प्राइमरी की क्या होगी, तो यहाँ पे जो कि एक वीक एंटिटी सेट है तो आपकी जो प्राइमरी की R2 में बनेगी वो कंपोजिट बनती है P1 और N1। अब ये भी आपका मेनी साइड ही यहाँ पे मर्ज होगा। अब मेनी साइड आपका N की साइड है, मतलब कि इन दोनों को हम मर्ज कर सकते हैं यहाँ पे। अब इन दोनों को मर्ज करने पे यहाँ पे एक टेबल बन गई आपकी T2। अब आपका P बच गया आपका स्ट्रॉन्ग एंटिटी सेट, तो P के लिए अलग से एक टेबल बन जाएगी T3, जिसमें आपकी प्राइमरी की क्या रहेगी, P1 ही रहेगी। तो इस तरह से हमारे पास में 3 टेबल फाइनली आ चुकी है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा आपका 3। तो हम कितनी रिड्यूस कर पाए, 5 से हमने 3 में कन्वर्ट कर दिया, तो आंसर आपका 3 हो गया। अब इस टेबल में T1 में देखो एट्रीब्यूट क्या क्या है। T1 में आपका M1 आया, ठीक है, T1 वाली में, क्योंकि T1 में हमने M और R1 को मर्ज किया तो M1 एट्रीब्यूट आया। फिर M2 आ सकता है इसमें, ठीक है, एक M2 आ गया, एक आपका M3 भी आ जाएगा, क्योंकि ये M वाली एंटिटी के एट्रीब्यूट है तो ये तो आएंगे मर्ज किया है। तो अब R1 में क्या आ रहा है आपका, M1 आ रहा है, तो M1 ऑलरेडी आ चुका है तो 2 बार लेने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा क्या आ सकता है, P1 आएगा, इसके अलावा क्या आएगा, P1। तो ये एट्रीब्यूट आ गए आपके T1 के, M1, M2, M3 और P1, ये आपकी T1 टेबल के एट्रीब्यूट हो गए। ऐसे ही अगर T3 के एट्रीब्यूट की बात करें तो T3 में साफ साफ दिख ही रहा है हमारा कि P1 आएगा और P2 आएगा, जिसमें P1 आपकी प्राइमरी की है। और अगर T2 की बात करें, इस वाले में कौन कौन से आएंगे आपके N1, N2 और P1, N1।
तो इस वाले क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्या हो जाएगा वैसे आपका बी वाला, 3 मिनिमम नंबर ऑफ टेबल रिक्वायर्ड टू रिप्रेजेंट दिस रिलेशनशिप। कंसीडर द डाटा गिवन इन द अबव क्वेश्चन, तो आपका प्रीवियस क्वेश्चन है, इसमें बताना विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट एट्रीब्यूट सेट फॉर वन ऑफ द टेबल फॉर द करेक्ट आंसर टू द अबव क्वेश्चन। तो हमने जैसा कि रिड्यूस किया, तो रिड्यूस करने वाला जो टेबल आई उसमें से आपको कौन सा यहाँ पे एक सेट है आपका करेक्ट है ये बताना है। तो जैसा कि मैंने बताया कि इन दोनों को हमने मर्ज किया था, तो मर्ज करने से R1 में आपके दो एट्रीब्यूट आए थे, एक M1 आया एक P1 आया। तो अब ये मर्ज हो गया, तो इसमें क्या क्या एट्रीब्यूट आएंगे, M1 आएगा, M2 आएगा और M3 आएगा, क्योंकि ये M के एट्रीब्यूट है। और R1 का आपका P1 एक्स्ट्रा आ जाएगा क्योंकि M1 ऑलरेडी आ चुका है। तो यहाँ पे इस टेबल के ये एट्रीब्यूट है। अब ये देखो ये मैच हो रहे हैं कहीं पे, M1 M2 M3 P1, तो फर्स्ट वाले में मैच हो रहे हैं, तो ये करेक्ट हो सकता है आपका एक आंसर। तो ये हो गया। चलो और भी चेक कर लेते हैं। अब P वाली टेबल में P को स्ट्रॉन्ग एंटिटी थी, यहाँ पे तो दो ही एट्रीब्यूट आए थे P1 और P2, तो यहाँ पे P1 P2 आ रहा है कहीं पे एक साथ, नहीं आ रहा। चलो भी, तो यहाँ पे M1 P1 N1 N2 ये तो आएगा ही नहीं, फिर ये कैसे आ सकता है। M1 आपका M के साथ में है क्योंकि आपका N1 और N2 मतलब N और M को तो मर्ज ये तो हो ही नहीं सकता ना, ये पॉसिबल ही नहीं मर्जिंग इसकी। अब M1 P1 और N1, तो ये भी आपकी मर्जिंग पॉसिबल नहीं है, ठीक है, ये भी नहीं पॉसिबल। नेक्स्ट M1 और P1, अगर M1 P1 की बात करें यहाँ पे M1 और P1 ये हो सकता है, बट इससे ज्यादा आपका जो करेक्ट आंसर दिखाई दे रहा है वो आपका ए दे रहा है, क्योंकि ए के अंदर ऑलरेडी ये इंक्लूड है, ठीक है। M2 M3 भी आ सकते हैं ना, तो आपका जो इसमें सबसे ज्यादा सुटेबल जो आंसर होगा वो ए वाला ही रहेगा आपका, ठीक है। तो आपका डी वाला भी नहीं हो सकता। वैसे डी वाला M1 P1 ठीक है, अगर ए वाला नहीं दिया होता तो आप डी वाले पे यहाँ पे टिक कर सकते हो, बट इससे भी ज्यादा सुटेबल आंसर यहाँ पे दिया हुआ है जो कि है ए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ए। नेक्स्ट है लेट E1 एंड E2 be two entities in ER diagram with simple single value attribute। तो यहाँ पे E1 एंड E2 दो आपके एंटिटी सेट है, E1 एंड E2, तो ये दोनों आपके एंटिटी सेट दिए हुए हैं। R1 एंड R2 आर टू रिलेशनशिप बिटवीन E1 एंड E2, तो R1 और R2 आपके दो रिलेशनशिप है बिटवीन E1 एंड E2। तो R1 की बात करें तो ये आपका R1 रिलेशनशिप हो गया, और एक आपका R2, यहाँ पे एक रिलेशनशिप गिवन है R2, तो ये आपका बिटवीन E1 एंड E2, तो ये दिया हुआ है आपके दो रिलेशनशिप यहाँ पे। अब जो R1 है वो 1 to many है, तो R1 1 to many का मतलब यहाँ पे एरो आ जाएगा, तो ये 1 हो गया और ये वाली साइड आपकी many रहेगी। एंड R2 इज many to many, अब R2 आपका many to many है, तो ये आपका many to many है, इसमें एरो आएगा ही नहीं। R1 and R2 do not have any attribute of their own. What is the minimum number of table required to represent this situation in the relational table? अब फिर से सेम चीज करनी है कि आपको मिनिमम नंबर ऑफ टेबल बतानी है। तो वैसे टेबल कितनी बनती है यहाँ पे, वैसे अगर बात करें तो एक E1 के लिए बनेगी, एक E2 के लिए बनेगी, एक आपकी R1 के लिए और एक आपकी R2 के लिए, तो 4 टेबल बनेगी जनरल वे से। बट क्या हम 4 से रिड्यूस कर सकते हैं, तो आपको रिड्यूस वाला आंसर बताना है। अगर रिड्यूस कर सकते हैं तो आपका वो आंसर आएगा। तो चलो चेक करते हैं। तो अब रिड्यूस करने के लिए अगर चेक करें तो E1 में मान लो कोई एक प्राइमरी की है, E1 की एक प्राइमरी की मान लिया आपने, E1 आपकी प्राइमरी की है इसमें, और E2 में एक एट्रीब्यूट है जो कि प्राइमरी की है इसकी E2। अब R1 में क्योंकि ये रिलेशनशिप बता रहा है E1 और E2, तो यहाँ पे R1 में कौन कौन से एट्रीब्यूट आ सकते हैं, तो यहाँ पे मैंडेटरी एट्रीब्यूट आएंगे आपके दोनों की प्राइमरी की, तो E1 और E2। अब E1 आपकी फॉरेन की तरह काम करेगी और E2 आपकी फॉरेन की तरह काम करेगी, तो दोनों ही फॉरेन की। बट R1 में अब प्राइमरी की कौन सी बनेगी, तो इसमें प्राइमरी की मेनी वाली साइड वाली एंटिटी की बनेगी, तो मेनी वाली साइड ये वाली साइड मतलब E2 आपकी प्राइमरी की होगी इस वाले रिलेशनशिप। जब E2 इसकी प्राइमरी की होगी तो E2 में भी E2 ही प्राइमरी की है, तो इसका मतलब इन दोनों में सेम प्राइमरी की है, तो इन दोनों को मर्ज कर सकते हैं। जब सेम है तो दो टेबल क्यों बनाए, एक टेबल से काम चल जाएगा, ठीक है। यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं हम उस टेबल में किसी भी टपल को, तो यहाँ पे किसी भी रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, इसलिए दोनों मर्ज होगी। तो यहाँ पे एक टेबल ये बन गई आपकी T1। अब
R2 रिलेशनशिप की बात करें तो R2 में भी आपके दो ही की आएगी, E1 और E2। मैंडेटरी ये है, ये फॉरेन की तरह काम कर रही है। बट R2 में अब इन दोनों में प्राइमरी की कौन सी होगी? तो जो कि ये मेनी टू मेनी है, तो ना तो हम इसको इस साइड मर्ज कर सकते हैं, ना ही इस साइड मर्ज कर सकते हैं। यहाँ पे जब मेनी टू मेनी हो तो हम किसी भी साइड मर्ज नहीं कर सकते हैं। तो इसका मतलब E1 अकेले यहाँ पे प्राइमरी की नहीं बनेगी, ना ही E2 अकेले प्राइमरी की बनेगी। यहाँ पे जो प्राइमरी की बनेगी इस वाले केस में कंपोजिट बनेगी, E1 E2। जब कंपोजिट बन रही है, ठीक है, तो हम इसको ना तो इस साइड मर्ज कर सकते हैं ना इस साइड। तो इसका मतलब इसकी सेपरेट ही टेबल बनानी होगी आपको। तो इसकी एक टेबल बन जाएगी आपकी T2। अब आपका एंटिटी सेट बच गया आपका E1, तो इसके लिए एक अलग से टेबल बन जाएगी, फिर इसकी एक अलग से टेबल बन गई। अब टेबल ये आपकी T3 आ गई। तो यहाँ पे टेबल कितनी बनी? अब 4 टेबल से आपने 3 में रिड्यूस कर दिया, यही आंसर आ गया आपका। तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा? 3। ये भी गेट में आया हुआ सवाल है 2008 का। नेक्स्ट है, in an entity relationship model, suppose R is a many to one relationship from entity set E1 to entity set E2। तो यहाँ पे दो entity set given है आपके E1 and E2, और इन दोनों के बीच में एक रिलेशनशिप गिवन है आपका R। ये आपका E1 एंड E2 के बीच में रिलेशनशिप है। अब ये जो R है वो आपका मेनी टू वन है, मतलब मेनी इस साइड है और वन इस साइड है, तो आप सिंगल एरो यहां लगा सकते हैं। अब अज्यूम दैट E1 एंड E2 पार्टिसिपेट टोटली, मतलब कि यहाँ पे जो पार्टिसिपेशन है वो भी टोटल है। अब टोटल का मतलब है यहाँ पे कि जो भी एंटिटी सेट E1 है उसमें ईच एंटिटी इज पार्टिसिपेट टू ईच एंटिटी ऑफ E2, मतलब कि यहाँ पे कोई ऐसा एंटिटी नहीं है जो कि पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, चाहे वो E1 हो चाहे वो E2 हो। जो पार्टिसिपेशन है वो टोटल है, ठीक है, कि ईच एंटिटी यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रही है इस रिलेशनशिप में, इस रिलेशनशिप R में, ठीक है, चाहे वो E1 की हो चाहे वो E2 की हो। तो ये होता है हमारा टोटल पार्टिसिपेशन। एक होता है पार्शियल पार्टिसिपेशन, उसमें क्या होता है कि हो सकता है कि कुछ एंटिटी आपकी पार्टिसिपेट ना कर रही हो उस रिलेशनशिप में, ठीक है। तो यहाँ पे जो पार्टिसिपेशन है वो आपका टोटल पार्टिसिपेशन है। साथ में एक और चीज गिवन है, द कार्डिनलिटी ऑफ E1 इज ग्रेटर देन कार्डिनलिटी ऑफ E2। तो E1 की जो कार्डिनलिटी है वो दी हुई है ग्रेटर देन E2। तो चलो एक बार इसका देख लेते हैं कि डायग्राम कैसा सा बन सकता है। तो E1 एंटिटी की अगर बात करें, यहाँ पे E1 एंटिटी, मानो ये E1 है आपकी, इसके अंदर कुछ इस एंटिटी सेट में कुछ एंटिटी है, मान लो X1 X2 और X3। अनदर एंटिटी सेट है आपका E2, इसमें दो एंटिटी आपकी Y1 और Y2। क्योंकि E1 की कार्डिनलिटी ज्यादा है E2 से, तो इसका मतलब E1 में 3 है यहाँ पे और यहाँ पे 2 है, तो ये भी कंडीशन हमने सेटिस्फाई कर दी। अब नेक्स्ट कह रहा है कि ये टोटल पार्टिसिपेशन है, मतलब कि ईच एंटिटी यहाँ पे पार्टिसिपेट करनी चाहिए, E1 की और E2 की भी। चलो इसको भी देख लेते हैं, बट साथ में हमें ये भी ध्यान रखना जो रिलेशनशिप है वो कौन सा आपका मेनी टू वन है, मेनी टू वन। तो मतलब कि आपकी यहाँ पे X1 मान लो एसोसिएट है विद Y1 से, और X2 भी एसोसिएट आपका Y1 से, तो ये मेनी टू वन हो गया ना आपका। अब X3 मान लो Y2 से एसोसिएट है, तो ये आपका मेनी टू वन भी हो गया, टोटल पार्टिसिपेशन भी हो गया। यहाँ पे कोई भी एंटिटी ऐसी नहीं बची है जो पार्टिसिपेट ना कर रही हो, ठीक है। X1 X2 X3 तीनों पार्टिसिपेट कर रही है, Y1 Y2 भी कर रही है, और मेनी टू वन भी है, और टोटल पार्टिसिपेशन सारी कंडीशन, और कार्डिनलिटी ग्रेटर देन। चलो अब चेक करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट R। फर्स्ट कह रहा है एवरी एंटिटी इन E1 इज एसोसिएट विद एग्जैक्टली वन एंटिटी इन E2। तो देखो एवरी एंटिटी इन E1, तो X1 की बात करें, X1 एग्जैक्टली वन एंटिटी से एसोसिएट है Y1 से, X2 भी एग्जैक्टली वन एंटिटी से एसोसिएट है Y1 से, X3 है वो भी एक ही एंटिटी से एसोसिएट है Y2 से। तो यहाँ पे कोई भी एंटिटी ऐसा नहीं है E1 में जो एक से ज्यादा से एसोसिएट हो, मतलब कि X1 आपका Y1 या Y2 इस टाइप का नहीं है कोई भी, ठीक है। तो इसका मतलब ये वाली स्टेटमेंट तो आपकी ट्रू है, फर्स्ट वाले ही हमें ट्रू मिल गई। फिर भी एक बार B C D और B चेक कर लेते हैं। यहाँ पे B कह रहा है सम एंटिटी इन E1 इज एसोसिएटेड विद मोर देन वन एंटिटी इन E2। तो ऐसा तो है ही नहीं ना,
कि कोई भी ऐसी एंटिटी नहीं है जो एक से ज्यादा एंटिटी से पार्टिसिपेट कर रही हो। तो E1 में कोई ऐसी एंटिटी है ही नहीं जो कि E2 वाली एंटिटी में एक से ज्यादा से पार्टिसिपेट कर रही हो, सारी 1 1 से ही कर रही है। ठीक है, तो ये वाली कंडीशन तो फॉल्स होगी, सेकंड वाली फॉल्स है। एवरी एंटिटी इन E2 इज एसोसिएटेड विद एग्जैक्टली वन एंटिटी इन E1। अब ये कह रहा है कि E2 की जो एंटिटी है वो एग्जैक्टली वन एंटिटी ऑफ E1 से एसोसिएट है, वो भी चेक कर लो। अब Y1 बात करें तो Y1 है X1 से एसोसिएट, अब Y1 है वो X2 से भी एसोसिएट है। तो एग्जैक्टली वन कैसे हो गया, Y1 2 से एसोसिएट होगी, ये तो Y1 X1 से और X2 दोनों से एसोसिएट है, जबकि एग्जैक्टली वन एंटिटी से कह रहा है ये तो कि E2 E1 में एग्जैक्टली वन एंटिटी से एसोसिएट है, तो ये तो गलत हो गया। डी वाला, एवरी एंटिटी इन E2 इज एसोसिएटेड विद एट मोस्ट वन एंटिटी। अब ये कह रहा है कि ज्यादा से ज्यादा एक से ही एसोसिएटेड है। अब ये E2 से E1 एक ज्यादा से ज्यादा एक से ही है, मतलब कि एटमोस्ट का मतलब ज्यादा से ज्यादा एक, मैक्सिमम एक हो सकता है, उसमें 0 भी हो सकता है और 1 भी। अब 1 से ज्यादा नहीं जाएगा, 2 नहीं जाएगा, जबकि यहाँ पे इसी एग्जाम्पल से पता चल रहा है कि Y1 X1 से भी एसोसिएट और X2 से भी है, ये तो एक को क्रॉस कर गया एटमोस्ट 1 को, तो ये तो 2 से हो गया ना, ज्यादा ज्यादा एक से नहीं, एक से भी ज्यादा है। तो इसका मतलब ये तो कंडीशन आपकी फॉल्स होगी इस टाइम पे। तो यहाँ पे करेक्ट क्या मिलेगी आपकी, फर्स्ट वाली। तो आंसर क्या हो गया आपका, ए वाला। तो ये भी गेट में आया हुआ सवाल है, गेट 2018 का। तो यूजीसी नेट में भी आ सकते हैं ऐसे क्वेश्चन, ठीक है, क्योंकि गेट वाले ही क्वेश्चन कई बार रिपीट होते हैं आपके, और किसी अनदर गवर्नमेंट एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है विच सिंबल डिनोट ड्राइव एट्रीब्यूट्स इन ईआर मॉडल। तो जब हम ईआर मॉडल डायग्राम बनाते हैं वहां पे ड्राइव एट्रीब्यूट कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, डबल एलिप्स या डैश एलिप्स या स्क्वायर एलिप्स या एलिप्स विद एन एट्रीब्यूट नेम अंडरलाइन। तो इसका आंसर आएगा डैश एलिप्स। तो ड्राइव एट्रीब्यूट को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं कुछ एलिप्स की फॉर्मेट में, बट डैश वाली लाइन में। तो आंसर इसका हो जाएगा बी वाला। नेक्स्ट है गिवन द बेसिक ईआर एंड रिलेशनल मॉडल। तो यहाँ पे दो दिए हुए हैं आपके, ईआर मॉडल और रिलेशनल मॉडल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, एन एट्रीब्यूट ऑफ एन एंटिटी कैन हैव मोर देन वन वैल्यू। तो एंटिटी का मतलब ये ईआर मॉडल की बात कर रहा है। तो ईआर मॉडल में जो एट्रीब्यूट होते हैं वहां पे मल्टीपल वैल्यू एट्रीब्यूट अलाउ होते हैं यहाँ पे, ठीक है, मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट अलाउ होते हैं ईआर मॉडल में। तो ये वाली स्टेटमेंट आपकी करेक्ट होती है। एन एट्रीब्यूट ऑफ एंटिटी कैन बी कंपोजिट, फिर से एंटिटी की बात कर रहा है, मतलब ईआर मॉडल की बात कर रहा है। तो वहां पे जो एट्रीब्यूट होते हैं वो कंपोजिट भी होते हैं हमारे ईआर मॉडल में, ये कंपोजिट भी होते हैं। तो इसका मतलब ये भी आपकी करेक्ट है, सी वाली। इन ए रो ऑफ ए रिलेशनल टेबल एन एट्रीब्यूट कैन हैव मोर देन वन वैल्यू। तो ये कह रहा है आपका रिलेशनल टेबल, मतलब कि रिलेशनल मॉडल की बात कर रहा है, वहां पे टेबल की फॉर्मेट में डाटा रहता है और वहां पे जो एट्रीब्यूट होता है, ठीक है, तो कोई भी एट्रीब्यूट हो हमारा, तो उसमें एक वाले सेल में, एक सेल में आपकी एक से ज्यादा वैल्यू तो आ ही नहीं सकती ना। एन एट्रीब्यूट कैन हैव मोर देन वन वैल्यू, ये कैसे हो सकता है, तो यही आपका गलत है, ठीक है। तो एक में एक से ज्यादा वैल्यू नहीं हो सकती, एक एट्रीब्यूट की एक से ज्यादा वैल्यू पॉसिबल नहीं है यहाँ पे। डी वाला, इन ए रो ऑफ रिलेशनल टेबल एन एट्रीब्यूट कैन हैव एग्जैक्टली वन वैल्यू और नल वैल्यू। तो ये वाली सही है, या तो एक ही वैल्यू आएगी एग्जैक्टली उसमें, अगर कोई वैल्यू नहीं है तो हम नल वहां पे डाल सकते हैं। तो ये वाली तो स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है, हमें इनकरेक्ट बतानी थी। इसका आंसर हो गया सी वाला, क्योंकि एट्रीब्यूट की एक से ज्यादा वैल्यू अलाउ नहीं होती रिलेशनल टेबल में। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट द सपोर्टिंग मेनी वन रिलेशनशिप ऑफ वीक एंटिटी सेट इन एन एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम। तो यहाँ पे मेनी टू वन रिलेशनशिप हमें रिप्रेजेंट करना है यूजिंग वीक एंटिटी सेट। तो पहला ऑप्शन आ रहा है डायमंड विद डबल और बोल्ड बॉर्डर, बी है रेक्टेंगल विद डबल और बोल्ड बॉर्डर, ओवल्स विद डबल एंड बोल्ड बॉर्डर, ओवल्स दैट कंटेन अंडरलाइन आइडेंटिफायर। तो इसका आंसर आ जाएगा ए वाला, डायमंड विद डबल और बोल्ड बॉर्डर। तो जो वीक एंटिटी सेट होते हैं उसके रिलेशनशिप को हम रिप्रेजेंट करते हैं कुछ डायमंड शेप में, बट वहां पे डबल डायमंड शेप आती है आपकी विद डबल और
बोल्ड बॉर्डर, इस तरह से रिलेशनशिप को हम रिप्रेजेंट करते हैं वीक एंटिटी सेट के। तो इसका आंसर आ जाएगा ए वाला। विच वन इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू RDBMS? तो प्राइमरी की सबसेट सुपर की सबसेट ऑफ कैंडिडेट की, बी वाला कह रहा है प्राइमरी की सबसेट ऑफ कैंडिडेट की सबसेट ऑफ सुपर की सबसेट ऑफ कैंडिडेट की और सबसेट ऑफ प्राइमरी की, और डी वाला कह रहा है कि सुपर की सबसेट ऑफ प्राइमरी की और सबसेट ऑफ कैंडिडेट की। तो इसका आंसर आ जाएगा बी वाला, क्योंकि जो सुपर की होती है वो आपका सुपर सेट होता है। तो सुपर की जो होती है हमारी वो क्या होता है, हमारा सुपर सेट होता है हमारा सुपर की। अब जो कैंडिडेट की होती है वो इसका सबसेट होता है, इसका सुपर की का, और जो प्राइमरी की होती है वो कैंडिडेट की का भी सबसेट होता है, क्योंकि हम कैंडिडेट की से ही एक की प्राइमरी की सिलेक्ट करते हैं। तो इसलिए इसका आंसर क्या आ जाएगा, बी वाला। Which command are used to control access over object in a relationship database या relational database? तो यहां पे इसका आंसर आएगा आपका ग्रांट एंड रिवोक, बी वाला, क्योंकि ये डाटा कंट्रोल लैंग्वेज होती है हमारी, डाटा कंट्रोल लैंग्वेज। इसमें दो कमांड आती है हमारी, DCL बोलते हैं जिसको, ग्रांट और रिवोक। तो यूजर एक्सेस को प्रिविलेज्ड, ठीक है, किसके द्वारा प्रोवाइड करते हैं हम, ग्रांट के द्वारा, और उससे अगर एक्सेस वापस लेना हो तो रिवोक। ठीक है, तो परमिशन ग्रांट से होती है और परमिशन वापस लेनी हो तो रिवोक होता है। ठीक है, तो इसलिए दोनों डाटा कंट्रोल लैंग्वेज आपकी ग्रांट और रिवोक। तो आंसर आ गया आपका बी वाला।